तो बच्चों गुड मॉर्निंग। क्लास 11th के बच्चों के लिए आज शुरू हो रही है बायोलॉजी की क्लासेस। और क्लास 11th में जब आप बायो पढ़ने जाते हो तो बायो का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ बायो। इसके पहले हम जाने कि 11th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रीम को सेलेक्ट करना कि आप बायो लोगे, मैथ लोगे। और जब फाइनली आपने डिसाइड कर ही लिया कि आप बायोलॉजी को स्टडी करेंगे, आगे आप बायो पढ़ेंगे, तो हम इस पूरे के पूरे वीडियो में फर्स्ट वीडियो आज क्लास 11th का मैं अपलोड कर रहा हूं। और क्लास 11th के लिए जो वीडियो है वो हफ्ते में 3 दिन यानी 3 डे इन ए वीक मिलती रहेगी। वो कौन कौन से डे है मैं आपको क्लियर कर दूं। वह है मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आपको बायोलॉजी की 11th क्लास की वीडियो मिलेगी। और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे 10th के हैं उनको भी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को वीडियो मिलेगा। फ्राइडे, सैटरडे और संडे को क्लास 9th और 12 वाले बच्चों को वीडियो मिलेंगे। बीच में जो बृहस्पतिवार है यानी कि थर्सडे, उस दिन कुछ मोटिवेशनल बातें होंगी। उस दिन आपको कुछ मैं एग्जाम से रिलेटेड बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं या जिसके बारे में आप जानते हैं लेकिन आधी अधूरा, जैसे कि नीट एग्जाम्स क्या है, आईआईटी क्या है, या फिर कुछ टीचर्स के लिए कि कैसे क्या होता है, वो सारे कुछ आपको आगे पता चलेगा। हम अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों। 11th में बायो मैंने यहां पे सिर्फ वर्ड लिखा है, बायोलॉजी में चल रहा हूं अब लिखने कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे सर बायोलॉजी क्या, मैं तो जानता हूं। नहीं, बायोलॉजी का मतलब क्या, सबसे पहले जानिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ बायोलॉजी। हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे बच्चों कि बायोलॉजी वास्तव में है क्या, किसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी दरअसल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। जितने भी लोग हैं जिनके अंदर जान है, जो लिविंग है, सजीव प्राणी है, उन्हीं का स्टडी है बायोलॉजी। थोड़ा सा मैं लिख के बताऊं तो आप देख लो यहां पे, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके भी डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट कैरेक्टर को हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये बायोलॉजी में बायो का मतलब, ये जो सिंपल एक बायो है ना, बायो का मतलब होता है लिविंग। जहां भी शब्द आ जाए बायो उसका मतलब होता है लिविंग। और जहां ये लॉजी वर्ड आ जाए, LOGY लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी को लॉगस, LOGUS लॉगस वर्ड से लिया गया है। लॉगस एक लैटिन वर्ड है बच्चों, हॉलैंड से लिया गया है शब्द है। और लॉजी का मतलब स्टडी। जैसे मैं कहा बायोलॉजी यानी किसी सजीव की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मैं कहूं एंथोलॉजी क्या है भाई, तो एंथोलॉजी मतलब फ्लावर का स्टडी। मैं कहूं बैक्टीरियोलॉजी क्या है, तो बैक्टीरिया की स्टडी। मैं कहूं एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एम्ब्रियो का स्टडी, भ्रूण का अध्ययन। मैं कहूं आपको प्लांटोलॉजी क्या है, प्लांट का स्टडी। फाइटोलॉजी क्या है, वो भी प्लांट का स्टडी है। यानी जहां भी लॉजी आ जाए, लॉजी का सिंपल सा एक वर्ड में आप जान जाओ, लॉजी मतलब स्टडी, बायो मतलब लिविंग। तो बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के हैं, हम लोग लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है, प्लांट्स लिविंग है, स्मॉल प्लांट लिविंग है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना हो, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, बड़े बड़े प्लांट्स का, फाइकस का, बनियान का, बड़े बड़े एनिमल्स का, एलिफेंट का, जिराफ का, शार्क का, व्हेल का, या फिर मानव का, ह्यूमन का, इन सब का स्टडी ही क्या है बच्चों, बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी को फिर 3 ब्रांच में बांटा गया है। आज हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं। बायोलॉजी को भी फिर 3 ब्रांच में बांटा गया है। वो कौन कौन से ब्रांच हैं आपको बेहतर पता है, तो आइए देखते हैं उन तीनों ब्रांच के बारे में। तो बच्चों अब हम सीखते हैं कि बायोलॉजी की वो तीनों ब्रांच
कौन कौन से हैं? दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, मैंने लिख डाला। बायोलॉजी के जो 3 ब्रांच हैं वह है जूलॉजी, फाइटोलॉजी और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। तीनों को हम समझते हैं क्या? बायोलॉजी है 3 मेन ब्रांचेज। कुछ बच्चे 2 ही ब्रांच को जानते हैं कि एनिमल साइंस, प्लांट साइंस। नहीं, एक और है माइक्रोबायोलॉजी। आपको बताऊं कि ये जो जूलॉजी है, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं लिख डाला इसका हिंदी में नाम, जिसमें एनिमल्स को पढ़ा जाए, जंतुओं के बारे में स्टडी किया जाए। और मैं बता दूं, जंतुओं के बारे में जब मैं बोल रहा हूं तो मानव को भी, हम लोगों को भी, ह्यूमन को भी एनिमल ही माना गया है। क्या कारण है? यह कारण है कि मानव को एनिमल माना गया है। अदर एनिमल जो है और मानव में एक बड़ा अंतर यह होता है कि मानव के पास वेल डेवलप्ड ब्रेन होते हैं। मानव के पास वेल डेवलप्ड ब्रेन है। बाकी लोगों से ज्यादा हमारे पास क्षमता है सोचने समझने की। हमारा ब्रेन उनसे ज्यादा डेवलप है। यानी जंतुओं का स्टडी साइंस का वह ब्रांच जिसमें एनिमल के बारे में पढ़ा जाए वह है जूलॉजी। यदि प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं फाइटोलॉजी। बॉटनी जिसको बोलते हैं बच्चों, या प्लांट साइंस बोलते हैं पादप विज्ञान। पादप विज्ञान का मतलब पौधों की साइंस। थर्ड है जिसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की बात किया जाए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक में आप पढ़ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, जो हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की यूज करते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कहलाएगी माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान। आपको यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आपके पास एक कॉपी और कलम भी लेके आप बैठ जाया करो जब भी आप पढ़ते हैं, ताकि हम इन चीजों के बारे में आपको और बेहतर बता सकें, ताकि आप जान सकें। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी में हम बात करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की। तो यह 3 ब्रांच हो गए हमारे बायोलॉजी की। अब हम तीनों ब्रांच को देख लेते हैं कि इनके फादर नेम क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि बायोलॉजी के फादर कौन है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे इस चैनल का एक ही टारगेट है बच्चों कि आपको छोटी छोटी बातों से लगाए कॉम्प्लेक्स बातों तक बताई जाए, ऐसे पॉइंट ना रह जाए जो आपको डाउट्स हो। मेन हमारा जो स्टडी मटेरियल है वह हमारा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के टॉपिक, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। और आपको चाहिए कि आप हमारा थोड़ा हेल्प करें। आप कैसे कर सकते हैं हेल्प? आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने वीडियो को शेयर करिए, ऐसे बच्चों के पास भेजिए जो किसी गांव में, कस्बे में, कहीं पर भी बैठे हों, अपने घर के कंफर्ट जोन से स्टडी कर सके। तो बच्चों ये आप देख रहे हो जूलॉजी, फाइटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो इनके फादर कौन है? फादर किसे बोलते हैं? फादर का मतलब जो उसका फाउंडर हो, जो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दिया हो और जिसको हम क्रेडिट दे सकते हैं कि यहां ये है तो हमको पता चला। जैसे कि फादर ऑफ नेशन है एम के गांधी, ऐसे ही फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? बॉटनी कौन है? माइक्रोबायोलॉजी कौन है? आइए लेट्स स्टार्ट इट, देख लेते हैं। थोड़ा इसको मैं इरेज कर दूं ताकि आपको समझ में आए। बायोलॉजी के जो फादर हैं वह है महान फिलोसफर, ग्रेट फिलोसफर, महान दार्शनिक एरिस्टोटल, अरस्तु जिनको बोलते हैं बच्चों। यह है बायोलॉजी के फादर। जूलॉजी के फादर भी यही हैं, अरस्तु, एरिस्टोटल। और बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस। माइक्रोबायोलॉजी के फादर है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। नहीं समझ में आया ना? फिर से बोल दूं, माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आइए आपको नाम लिख के बताता हूं। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के फादर होंगे सबसे बड़े फिलोसफर, और यह है अरस्तु, एरिस्टोटल। इनको हम पढ़ते हैं अरस्तु। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बॉटनी। बॉटनी का मतलब आपको मैं बता चुका हूं, प्लांट साइंस या फिर फाइटोलॉजी। फाइटो का मतलब होता है प्लांट,
जहां भी शब्द आए फाइटो, आप जान जाओ बात हो रही है प्लांट्स की, पौधों की। बॉटनी के फादर है बच्चों थियोफ्रेस्टस, काफी ग्रेट साइंटिस्ट ये भी रहे हैं। और थर्ड जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के एक साइंटिस्ट हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में आपको बताऊं कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ही वो पहले साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले सजीव कोशिका को देखे थे, लाइव सेल को। क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर द सेल, सेल किसने खोजा? बच्चे बताते हैं सर रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए कि हु डिस्कवर्ड द लाइव सेल या हु सा द फर्स्ट लाइव सेल, सबसे पहले सजीव कोशिका को खोजा किसने या देखा किसने, तो वह होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नाम में आपके ब्लैक मार्कर के साथ व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं बच्चों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये नेम है हमारे ग्रेट साइंटिस्ट का। बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल, बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस, माइक्रोबायोलॉजी के फादर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने जूलॉजी मिस कर दिया, जूलॉजी के फादर कौन है? बेटा जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल हैं, तो मैं यही लिख दे रहा हूं, देख लो। जूलॉजी या बायोलॉजी के फादर भी कौन है? एरिस्टोटल। नेम आप नोट कर लो बच्चों। इसके अलावा आपको और भी कुछ क्या जानना है? आपको और जानना है कि बायोलॉजी कैसे आई, क्या कारण था बायो को आने का। तो आपने जाना कि डिफरेंट जो बायो के ब्रांचेज हैं उनके फाउंडर कौन है, फादर कौन है। अब तक आपने क्या क्या सीखा? 2 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूं। अब तक आपने सीखा कि बायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा आपने जाना कि बायोलॉजी में भी ढेर सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन 3 मेन ब्रांच आपको 11th के क्लास में जाननी है। वह है जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ये तीनों ब्रांच के फाउंडर कौन है भाई? तो जूलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल, बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस और माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर सेम है, एरिस्टोटल। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज पे पढ़ते हैं। अब हम आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज लेक्चर्स को आगे ले चलेंगे, आगे इनको समझेंगे। जैसा कि मैं कहूं कि डेली आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, केवल हफ्ते में 3 डे मिलेंगे बच्चों, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 11th और 10th के बच्चों को और 9, 12 के लिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपके वीडियो अपलोड डेली होगा, आप पढ़ते रहो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जानना होगा कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी ही बायोलॉजी है, तो वास्तव में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? भाई ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कहते किसे हैं, कौन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ढेर सारी कंट्रोवर्सी है। अलग अलग राइटर अलग अलग क्राइटेरिया रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन एक क्राइटेरिया ऐसा है जो कॉमन है और इसको 100% आज एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ यह बात यदि हर जगह है तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो जिंदा है तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक ग्रोथ और दूसरा डेवलपमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, दोनों में ग्रोथ होती है, दोनों में डेवलपमेंट होती है। लेकिन जब यह बात आया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में विकास होगा, वृद्धि होगी, ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, तो कुछ साइंटिस्टों ने बात रखी कि यदि कहीं बालू का टीला रख दें या ऊंचे पर्वत रख दें, वो भी तो भाई विकास कर रहा है, क्योंकि विकास करने की क्राइटेरिया क्या है, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ तो होता है किसी का साइज बढ़ जाना, आकार बढ़ जाना या उसकी संख्या बढ़ जाना। ग्रोथ को 2 तरह से बताया जा सकता है। यदि किसी की साइज बढ़ रही हो तो भी ग्रोथ है, साइज की जगह यदि उसकी संख्या बढ़ रही हो, 1 सेल है 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8, तो भी तो ये ग्रोथ ही होगा। तो कहा गया कि कोई बालू का टीला हो, पर्वत का टीला हो या फिर कोई डंप प्लेस पे कूड़ा करकट का पहाड़ खड़ा कर दें,
ये भी तो ग्रोथ है, उसकी साइज तो बढ़ ही रही है, लेकिन क्या हम उसको लिविंग मानेंगे? उसको बिल्कुल लिविंग नहीं मानेंगे। यानी लिविंग का जो क्राइटेरिया ग्रोथ और डेवलपमेंट कहा गया वह एक्सेप्ट नहीं हो सका, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी तो होते ही हैं। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक इंपॉर्टेंट बात यह देखी गई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेंगे। बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या है इसके बारे में आप पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब ग्रोथ, रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अपने ही समान ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करा दिया जाए। अपने ही समान ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ही तो रिप्रोडक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि धरती पे जो भी लोग हैं एक ना एक दिन उनको मर जाना है, सभी लोग डेथ हो जाएंगे, लेकिन उनके समान ऑर्गेनिजम्स हो, जैसे कि कैट है, कैट को प्रोड्यूस करेगी, रैट को, ह्यूमन को, एलिफेंट को, मैंगो को, पपाया को। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई लिविंग है तो उसके अंदर यह रिप्रोडक्शन जरूर होगा, लेकिन यह 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि देखा गया जो स्ट्राइल मैन है, ऐसे लोग जो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, जिनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, वो भी तो सजीव हैं, वो भी तो लिविंग है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि वह नॉन लिविंग है। यानी रिप्रोडक्शन एक जरूरी बात जरूर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ऐसा नहीं कि 100% ट्रू कह दे कि हाँ भाई ये लिविंग होगा तो रिप्रोडक्शन करेगा, नहीं। हो सकता है कि वो लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन ना करे, स्ट्राइल मैन हो सकता है। यहां फिर मामला फंस गया। यानी रिप्रोडक्शन हो रही है तभी लिविंग होगा, यह सत्य नहीं है। फिर वो क्या सत्य है? किसे माना जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर? तो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में आता है ऐसा एक कैरेक्टर जो कॉमन है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, छोटा प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, छोटे जानवर हो, बड़े जानवर हो, सभी जगह यूनिवर्सल, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। वह है बच्चों कि जो हमारे अंदर सेल होते हैं, उन सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है। सेल के अंदर क्या पाई जाती है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है भाई? तो जो सेल के अंदर वाटर होता है, या मान लो कि सेल है, अब इस सेल की तरह नहीं बना है, ये बन गया यूग्लिना या अमीबा की तरह, लेकिन मानने में क्या जाता है? जस्ट इमेजिन कि ये सेल के भीतर ढेर सारे वाटर हैं बच्चों, इन वाटर को ही तो बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है साइटोप्लाज्म की खोज किसने किया था? यदि जानते हो तो बता दो, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा। यह जो वाटर होता है बच्चों सेल के अंदर, यह साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर हर समय, इवन जब आप वीडियो को देख रहे हो और जब मैं यहाँ पे लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, उस समय भी साइटोप्लाज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन होता रहता है। साइटोप्लाज्म के अंदर केमिकल एक्टिविटी चलती रहती है, ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कहीं प्रोटीन का बनना होता है, कहीं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना होता है, कहीं वाटर किसी दूसरे तरफ मूव करती रहती है, एंजाइम इसके अंदर होते हैं जो अपना फंक्शन करते हैं। यानी कि हर वक्त केमिकल एक्टिविटी होती रहती है। और सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, क्योंकि सेल हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। विदाउट सेल कोई नहीं रह सकता। सेल जब है तो सेल में साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म है तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन। अब यह जब केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और जो केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। चाहे जितनी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो, यानी सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सबको जोड़ लो, सम कर लो, ऐड कर लो, जो साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन होते हैं उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान देंगे, मेटाबॉलिज्म यह एक इंपॉर्टेंट फीचर तो है ही
साथ ही साथ डिफाइनिंग फीचर है। यदि मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हम मान लेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं हो सकता जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो। और मेटाबॉलिज्म है क्या, किसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म? तो जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ, सम का मतलब ऐड होना, जोड़ना, सम ऑफ ऑल केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन all chemical activity performed in cytoplasm। यानी जो साइटोप्लाज्म में होता है केमिकल रिएक्शन, उसी को बोलते हैं बच्चों मेटाबॉलिज्म। एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं पे मैं आपको समझा दूं। क्वेश्चन नीट में पूछा था 2015 में कि जो केमिकल एक्टिविटी होती है वो कहां होती है सेल के अंदर। केमिकल एरिना क्या है? एरिना का मतलब वह है एरिया जहां केमिकल रिएक्शन ज्यादा परफॉर्म होते हैं, तो वह एरिया है साइटोप्लाज्म। यानी ढेर सारे केमिकल एक्टिविटी कहां पे होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म को कहा गया है मेन केमिकल एरिना ऑफ द सेल। तो दो क्वेश्चन तैयार हो गए कि मेटाबॉलिज्म कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। ज्यादा केमिकल एक्टिविटी कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म है क्या भाई? तो लिक्विड या वाटरी पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो वाटर है, पानी है, वही तो है साइटोप्लाज्म। एक क्वेश्चन में कुछ मिनट पहले कहा कि साइटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया? आप में से शायद कोई जानता हो तो बता दो। नहीं जानते हैं? स्ट्रॉसबर्गर ने किया। वह बर्गर नहीं जो आप खाते हो, हाँ, स्ट्रॉसबर्गर। नाम लिख दूं? स्ट्रॉसबर्गर। देखो, ये भी काफी मशहूर वैज्ञानिक हैं। इनकी चर्चा आने वाले लेक्चर में होती है। स्ट्रॉसबर्गर ने साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। और क्लास 11th में आगे एक बहुत बड़ा यूनिट ही है सेल। सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। आज ही बताया हूं, लॉजी का मतलब स्टडी, साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी। ठीक है। और यह जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है और ऑल द केमिकल रिएक्शन जो सेल में होगी है परफॉर्म्ड इन सेल नोन एज मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट चैप्टर में क्लास 11th का स्टार्ट कर दिया हूं, और लेकिन फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। कल आपको इसी चैप्टर का सेकेंड वीडियो मिल जाएगा बच्चों। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और कहीं भी रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।